स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टैटिस्टिक्स का मैक्सिमम वो टॉपिक इसमें शामिल रहेगा जो पीजीटी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्योंकि पीजीटी कॉमर्स के लिए ये स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन है, इसलिए उसमें उतना ही डिस्कशन होगा जितना रिक्वायर होता है पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए। ज़्यादातर मटेरियल को शामिल करने की इसमें कोशिश की गई है। डिस्कशन फैक्ट बेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, लेकिन फैक्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी एक्टिविटी है स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, सो दैट उससे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकें। स्टैटिस्टिक्स वर्ड सबसे पहले यूज किया था गॉटफ्राइड एकेनवाल ने 1749 में। ये एक जर्मन ऑथर थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है। प्लूरल यानी कि बहुवचन में जब इसका यूज करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स यानी कि डेटा के कलेक्शन से, कलेक्शन ऑफ डेटा से। जब हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन फॉर्म में, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब उस मेथड से होता है जो मेथड हमें हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में। अब है स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है और स्टैटिस्टिकल डेटा होता है न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड कोई इंफॉर्मेशन। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा कहा जाता है डेटा को तब जब उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके और न्यूमेरिकली मेजर किया जा सके। जैसे प्राइस, इनकम, हाइट, वेट, इन सबको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 kg या 1 मीटर या 10,000 रुपीज। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, जैसे कि इंटेलिजेंस, ब्यूटी, एप्टीट्यूड। इनको हम ये क्वांटिफाई करके नहीं बता सकते हैं, इनकी डिग्री बता सकते हैं कि ज्यादा ब्यूटीफुल या कम ब्यूटीफुल, ज्यादा इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट, लेकिन क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अब है स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डेटा का एग्रीगेट है। कोई अकेला डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, बल्कि डेटा का एग्रीगेट जिसका कोई मीनिंग निकले। न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन होता है, चाहे डेटा क्वालिटेटिव है लेकिन उसको इस हिसाब से बदला जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड से कि उसको भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। बाई नेचर वो न्यूमेरिकल नहीं होता, बट हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। इफेक्ट होता है ये डिफरेंट फैक्टर से, कलेक्ट करते हैं डेटा को या एस्टिमेट लगाते हैं। इसमें कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं रहती स्टैटिस्टिक्स में, 100% एक्यूरेसी नहीं रहती स्टैटिस्टिक्स में, रीजनेबल एक्यूरेसी रहती है। प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है पहले से, कंपेरेबल होता है डेटा और सिस्टमैटिक कलेक्शन किया जाता है डेटा का। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिनका स्टैटिस्टिकल वर्क में हम यूज करते हैं उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सब स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनका हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिक एक्टिविटी है स्टैटिस्टिक्स की, बेस एक्टिविटी है। डेटा को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट से भी डायरेक्टली। जब हम डायरेक्टली डेटा को इंडिविजुअल यूनिट से लेते हैं तो ऐसे यूनिट्स को प्राइमरी सोर्स कहा जाता है डेटा का। जब हम डेटा को किसी पब्लिश्ड मटेरियल से लेते हैं तो ऐसे पब्लिश्ड मटेरियल को सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। डेटा का टाइप भी इसी आधार पर प्राइमरी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है और फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स हैं
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंस, संवाददाताओं के माध्यम से, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, शेड्यूल भरवा करके, इंफॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स, एन्यूमरेटर्स यानी कि अपने खुद के संकलन करने वाले, जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं उनको खुद के हम नियुक्त करके भेजें, उससे भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनायर का यूज भी हम कर सकते हैं, शेड्यूल का यूज भी हम कर सकते हैं डेटा कलेक्शन में। क्वेश्चनायर एक रिटन टूल होता है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो रेस्पोंडेंट से ली जाती है और फिर उसमें फिल की जाती है, उन क्वेश्चंस के आंसर फिल किए जाते हैं एन्यूमरेटर के द्वारा। शेड्यूल एक फॉर्मल मेथड है क्वेश्चन आस्क करने का। क्वेश्चनायर में भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, शेड्यूल में भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये एक फॉर्म के टाइप का होता है जिसमें एक फिल करने की जगह दी होती है और इसमें ये एक फॉर्म की तरह होता है जिसमें लिस्ट ऑफ आइटम रहते हैं और ये इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा फिल किया जाता है। क्वेश्चनायर को जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो फिल करते हैं, हम रेस्पोंडेंट को दे देते हैं, जिनसे सूचना मांगते हैं उन लोगों से भरवाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर वो लिखते हैं। शेड्यूल में जो क्वेश्चन पूछता है वो खुद ही इंफॉर्मेशन पूछ करके फिल करता है, ये अंतर है। क्वेश्चनियर में जिससे क्वेश्चन पूछते हैं वही भरता है, शेड्यूल में जो क्वेश्चन पूछता है वो फिल करता है शेड्यूल को। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा पहले किसी ने कलेक्ट कर रखा होता है और वो हमको पब्लिश्ड फॉर्म में या कभी कभी अनपब्लिश्ड फॉर्म में मिलता है, वहीं से यूज कर लिया जाता है। सेकेंडरी डेटा के जो सोर्स होते हैं वो पब्लिश्ड हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड होते हैं। पब्लिश्ड सोर्स में इंटरनेशनल पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट किसी कमीशन की या कमेटीज की, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा, ये जब पब्लिश करवा देते हैं किसी बुक की फॉर्म में या मैगजीन की फॉर्म में या बुलेटिन की फॉर्म में। अनपब्लिश्ड सोर्स, ये वो सोर्स होते हैं जिनमें डेटा तो किसी ने कलेक्ट किया था बट उसको पब्लिश नहीं कराया था, अपने यूज के लिए रखा था। बहुत से इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट या अन्य इंस्टीट्यूशंस डेटा कलेक्ट करते हैं अपने वर्क करने के मकसद से, जिसके बेस पे वो डिसीजन भी लेते हैं, बट उसको वो पब्लिश नहीं कराते हैं। तो कई दफे जो डेटा कलेक्ट करने वाले होते हैं वो इन संस्थाओं से संपर्क करके इनसे ऐसे डेटा को भी मांग लेते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, अगर डेटा कोई स्वयं कलेक्ट करना चाहे प्राइमरी डेटा, तो अब उसको डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। इसमें दो तरीके के मेथड होते हैं कुल मिलाकर के, कुछ मेथड सेंसस मेथड होते हैं, कुछ सैंपल मेथड होते हैं। जो सेंसस मेथड है उसका मतलब होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन, इसमें तो हर यूनिट को काउंटिंग में शामिल करना है। इसका मतलब है डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो यूनिवर्स के, यूनिवर्स यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि वो यूनिट्स जिनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब हर एक आइटम को शामिल किया जाता है, इसको सेंसस कहते हैं। सैंपल मेथड, सैंपल मेथड में जो कंप्लीट पॉपुलेशन है, मतलब जो कंप्लीट डेटा है जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, उस पॉपुलेशन से हम सबसे डेटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि हम पॉपुलेशन के केवल कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनका डेटा लेते हैं। ये सैंपल मेथड है। जैसे एक किसान अपने खेत में ये देखना चाहता है कि पूरी फसल पक गई है या नहीं, तो वो सैंपल मेथड का सहारा लेता है कि पूरी फसल में से केवल कुछ पेड़ के जो क्रॉप्स होती है उसको चेक करके देखता है, उसको पता चल जाता है कि फसल पक गई है। मेथड ऑफ सैंपलिंग, अब सैंपलिंग के मेथड्स हो सकते हैं कई, कुछ मेथड रैंडम सैंपलिंग होते हैं, कुछ नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग को चांस सैंपलिंग भी कहा जाता है। ये भी सिंपल रैंडम हो सकता है और रिस्ट्रिक्टिव
रैंडम सैंपलिंग हो सकती है। रैंडम सैंपलिंग भी 2 तरीके की हो सकती है। पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब ये सिंपल है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग उस सैंपलिंग को कहते हैं जब हम जिस यूनिवर्स में से, जिस पॉपुलेशन में से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन की हर यूनिट को इक्वल चांस मिलता हो शामिल होने का। इसमें लॉटरी मेथड हो सकता है, रोटेटिंग द ड्रम हो सकता है, रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, टिप्पेट टेबल, किंडाल या स्मिथ के रैंडम सैंपलिंग नंबर्स या फिशर या येट नंबर्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हर यूनिट को शामिल किया जाता है और उन सभी यूनिट्स में से रैंडम बेसिस पे कुछ यूनिट्स का सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैंपलिंग, ये रैंडम सैंपलिंग है बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस रैंडम सैंपलिंग में। कंप्लीट रैंडम, प्योर रैंडम नहीं है। इसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम हो सकती है, यानी कि जो डेटा है हमारे पास उसको अलग अलग स्ट्राटा में पहले बांट लिया जाता है पूरी पॉपुलेशन को, फिर हर स्ट्राटा में से कुछ यूनिट्स ली जाती है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड है जिसमें सैंपल जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं मतलब रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट करके किसी फिक्स्ड या पीरियोडिक इंटरवल पे। जैसे हमारे पास 10,000 मान लो स्टूडेंट है और उनका डेटा हमें कलेक्ट करना है, तो हमने कहा हर 100वें स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन हम लेंगे, तो फिक्स्ड कर दिया हमने, बट हर 100वां। अब ये पता नहीं है कि अगले 100वें पे कौन आएगा, है रैंडम बट फिक्स्ड रैंडम। ग्रुप और क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर या ग्रुप सैंपलिंग में पूरे पॉपुलेशन के अलग अलग क्लस्टर बना दिए जाते हैं और उनमें से बाद में से कुछ क्लस्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है जिनको स्टडी में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है क्लस्टर सैंपलिंग का ही और पेचीदा सिस्टमैटिक फॉर्म है। इस टाइप के सैंपलिंग में जो पॉपुलेशन को है वो ग्रुप्स में बांट लिया जाता है और उसके फिर क्लस्टर देखे जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टी स्टेज कहा जाता है। मतलब यूं कहिए कि जो ग्रुप बनते हैं वो अलग अलग स्टेज पे बनेंगे। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग में जो सैंपलिंग है वो रैंडम नहीं है, मतलब अब हर एक यूनिट को मौका नहीं मिलेगा, बल्कि जो कलेक्ट करने वाला है डेटा वो तय करेगा कि वो किस यूनिट से डेटा कलेक्ट करेगा। इसमें पर्पसिव सैंपलिंग हो सकती है। पर्पसिव सैंपलिंग जो होती है इसको डेलिब्रेट, जजमेंटल, सिलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी कहा जाता है। पर्पसिव सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का वो फॉर्म है जिसमें जो रिसर्चर है वो अपने जजमेंट के मतलब स्वयं के हिसाब से ये चेक करता है कि पॉपुलेशन का कौन सा मेंबर चूज करना चाहिए ताकि डेटा सही कलेक्ट हो, वो स्वयं तय करता है अपने पर्पस के हिसाब से। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में जो सैंपलिंग की जाती है, पहले पॉपुलेशन के होमोजेनस ग्रुप्स के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर उनमें से कोटा तय कर दिए जाते हैं कि इस ग्रुप में से हम 2 यूनिट लेंगे, उस ग्रुप में से 4 यूनिट लेंगे, सबका कोटा तय हो जाता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसा नाम से पता चल रहा है सुविधाजनक, ये सुविधानुसार है, जैसे कलेक्ट करने वाले को जो सुविधा लगेगी, जो आसानी लगेगी, जो जल्दी उसको मिल जाएगी यूनिट, बस उससे डेटा कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसमें डेटा कलेक्ट करने वाला अपने पार्टिसिपेंट से या ऑडियंस से जिससे डेटा कलेक्ट करेगा, उनसे जब डेटा मांगता है तो उनके ऊपर छोड़ देता है कि अगला डेटा किससे लिया जाएगा। तो स्वयं ऐसे ये स्नोबॉल की तरह चलता रहता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये सैंपलिंग से रिलेटेड लॉ है कि मान लो कंप्लीट जो पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन में से हम किसी रैंडम यूनिट का सिलेक्शन करते हैं, रैंडम यूनिट का, तो संभावना होगी ज्यादातर कि ये जो रैंडम सिलेक्शन होगा हमारा वो पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा ही। ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो हमने कोई वेजिटेबल है और वो बॉइलिंग के लिए रख दी, तो वेजिटेबल का हम एक दाना उठाएंगे, उसको चेक करके देखेंगे कि ये बॉयल हो गया है या नहीं।
तो अगर वो हो गया है तो ये माना जाएगा कि इसका मतलब सब बॉयल हो गए होंगे। ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ये इस लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को और मजबूत करता है। ये उसी की अगली सीढ़ी है। इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि हम सैंपल जितने ज्यादा लेंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। मान लो हमने एक कोई सैंपल लिया, हो सकता है वो हमें लगे कि भाई ये ठीक था, लेकिन हो सकता है कि वही बाई चांस ठीक था। तो इसलिए बेटर होता है कि एक से ज्यादा सैंपल लिए जाए, और ये माना जाता है जितने ज्यादा सैंपल हम ले लेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो यूनिवर्स के उतने नजदीक रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से इस ऐसे अरेंज करना कि वो समझने में आसान हो जाए। उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। इसके तहत क्लासिफिकेशन किया जाता है डेटा का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटा को होमोजीनियस या कंपेरेबल ग्रुप्स में सेट करना। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, स्पैटियल हो सकता है। स्पैटियल क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या एरियाज होता है तो उसको स्पैटियल या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तब कहा जाता है जब मंथ में या ईयर्स में टाइम के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई किया जाए। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है जब डेटा को किसी एट्रीब्यूट या क्वालिटी के आधार पर क्लासिफाई किया जाए, जैसे कलर ऑफ हेयर, लिटरेसी, रिलीजन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब डेटा को किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए, जैसे हाइट, वेट, इनकम, प्रॉफिट। अब है इंपोर्टेंट टर्म्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में यूज होती है। रॉ डाटा। रॉ डाटा जिस फॉर्म में कलेक्ट किया है कलेक्ट करने वाले ने, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को या क्रूड फॉर्म को रॉ डेटा कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी, कोई वेरिएबल कितने टाइम्स रिपीट होता है इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे क्लास 11th में 90 से अबव मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 10 है, तो ये 10 उसकी फ्रीक्वेंसी है, अबव 90 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल डाटा जिसको एक्सप्रेस किया जाता है न्यूमेरिकल टर्म्स में और जो वेरी हो सकता है उसको वेरिएबल कहा जाता है। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है स्पेसिफिक इंटरवल में। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है कि उसको जब हम काउंट करेंगे तो वो 4 हो सकता है, वो 4.5 हो सकता है, वो 4.5 के बीच में भी हो सकता है। जैसे टाइम 4 बजे, 5 बजे, इनके बीच में 4:20 भी हो सकता है। उसके बीच में भी 4:20 के बाद भी उसमें सेकंड्स में हो सकता है और उसमें पार्टीशन हो सकता है। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू लेके रखता है होल नंबर की, जो कभी पार्ट्स में नहीं हो सकता। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, लेकिन 10 नहीं हो सकती है, 10.5 नहीं हो सकती है स्टूडेंट की संख्या। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है उसका न्यूमेरिकल होल नंबर में रहता है। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वेरिएबल जिसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते उसका एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट क्वालिटी को भी कहा जाता है, जैसे इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड, ये एट्रीब्यूट है। फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे का मतलब होता है डिस्क्रीट सीरीज जो फ्रीक्वेंसी दिखाता हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट वैल्यू में, ये फ्रीक्वेंसी एरे कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज को शो करना क्लास इंटरवल्स में, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी कर्व, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। टैली बार या टैली मार्क्स, जब ये टैली मार्क होते हैं कि हमें डेटा को क्लासिफाई करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी उसकी देखते हैं कि जैसे 40 से अबव मार्क्स आने वाले बच्चों की संख्या, जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो हम उसमें उसकी टैली मार्किंग करते हैं, तो उसमें एक बार यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें एक बच्चा मिला जिसके अबव 60 मार्क्स थे तो हमने 1 लगा दिया। दूसरा बच्चा हमें मिला जिसके फिर 60 थे, फिर 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया।
जब 5 होती है संख्या तो इस तरह से उसको एक क्रॉस लाइन खींच दी जाती है, ग्रुप बन जाता है 5 का। फिर अगले को स्टूडेंट मिला, फिर ऐसे कर दिया, तो हमने ये मान लो 3 हो गए, तो अब टोटल स्टूडेंट की संख्या बाद में लिखने में आसानी रहेगी टैली बार लगाने के बाद, ये 5 है और 3 और ये 8 हो गए, तो ये टैली बार होते हैं। क्लास, क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ डेटा से होता है जिसमें कोई वैल्यू लोएस्ट होती है, दूसरी हाईएस्ट होती है। क्लास लिमिट, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी क्लास की, जैसे 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या। अगर हम ये लिखें 30 टू 40, तो ये 30 क्लास लिमिट है लोअर और 40 हाईएस्ट है, और ये 30 टू 40 एक क्लास है। क्लास इंटरवल, जो डिफरेंस रहता है लोअर और अपर के बीच में, जैसे 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है, ये क्लास इंटरवल। क्लास फ्रीक्वेंसी, इस क्लास में कितने बार इस क्लास का वेरिएबल बैठेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 30 से 40 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 10 है, तो ये 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की। मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू, क्लास के जो दोनों वैल्यूज होती हैं अपर और लोअर, इनकी मिड वैल्यू। स्टैटिस्टिकल सीरीज, कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें डेटा को क्लासिफाई करके दिया गया हो किसी लॉजिकल ऑर्डर में, उसको स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज हो सकती है। इंडिविजुअल सीरीज होती है जब सभी यूनिट्स इंडिविजुअली दिखाई जाए, कि 10 टू 20 लेने वालों की संख्या, 20 टू 40 लेने वालों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इंडिविजुअल सीरीज हो जाती है जैसे रोल नंबर 10 और उसके मार्क्स थे 5, रोल नंबर 11 के मार्क्स थे 6, ये इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं रहती। जहां पे फ्रीक्वेंसी किसी वेरिएबल के सामने दी जाती हैं बिना क्लास इंटरवल के, वो डिस्क्रीट सीरीज रहती है। अब है कंटिन्यूअस सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें डेटा शो किया जाता है कंटिन्यूअस मैनर में, वो कंटिन्यूअस सीरीज होती है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल हो सकती है, ओपन एंड सीरीज हो सकती है, ये सब यहाँ पे डिस्कस्ड है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जब कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें वैल्यू दी हो लेस देन या मोर देन मैनर में, जैसे 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 20 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल जिसमें क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, जैसे 0 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या और 30 से 70 मार्क्स लाने वाले को बच्चों की संख्या, तो दोनों क्लास का जो इंटरवल था वो अलग अलग हो गया। ओपन एंड सीरीज, जिसमें क्लास तो दी गई हो लेकिन जो पहली क्लास है वो ऐसे बताया गया हो कि 30 से कम वाले मार्क्स वाले बच्चों की संख्या, फिर 30 से 60 और 60 से 80 और 80 से अबव ऐसे बोल रखा हो, तो वो ओपन एंड सीरीज कही जाती है, जिसमें लास्ट वाला और एकदम स्टार्ट वाला लिमिट नहीं दिया होता है। एक्सक्लूसिव मेथड सीरीज, एक्सक्लूसिव मेथड सीरीज होती है जिसमें अपर लिमिट एक क्लास की अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाए, जैसे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, तो हर एक जो ऊपर वाली लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट बन जाती है एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड, जिसमें सीरीज में अपर लिमिट जो होती है वो क्लास में इंक्लूड हो जाती है, जैसे 0 टू 9, 10 टू फिर मान लो हो जाए 19, 20 टू 29, तो इसमें रिवाइज नहीं हो रही है, अगले उसमें ग्रुप में नहीं जा रही है, इंक्लूसिव मेथड। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रेजेंटेशन करना। तो डेटा का प्रेजेंटेशन या डेटा का एग्जीबिशन एक क्लियर या अट्रैक्टिव वे में करना, तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल हो सकता है, टेबुलर हो सकता है, डायग्रामेटिक हो सकता है। टेक्सुअल होता है जब लिख करके करें, डेटा को शो करें। टेबुलर जब टेबल के माध्यम से, जैसे टेबल है, ये टेबल के कंपोनेंट है, टेबल नंबर, इस टेबल की संख्या कितनी है, इसका टाइटल क्या है, नाम टेबल का, कैप्शन क्या है, ये जो कॉलम्स की हेडिंग होगी, स्टब क्या है, जो रो की हेडिंग होती है, जैसे इसकी हेडिंग यहाँ पे होगी, और मेन बॉडी, जो स्टब्स और इनके बीच में जो मेन एरिया होता है जिसमें डेटा लिखा जाएगा, वो मेन बॉडी। सोर्स, डेटा का सोर्स क्या था। नोट्स, इसके क्लैरिफिकेशन के लिए नोट्स। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डायग्राम्स के माध्यम से दिया जाता है। डायग्राम कई तरीके के हो सकते हैं, डायग्राम ज्योग्राफिक हो सकते हैं, जियोमेट्रिक हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हो सकते हैं। ज्योमेट्रिक डायग्राम जो होता है वो भी बार डायग्राम हो सकता है, पाई डायग्राम हो सकता है, और बार डायग्राम सिंपल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, कंपोनेंट, ये सब। जैसे सिंपल बार डायग्राम, तो ये एक सिंपल बार डायग्राम का पिक है।
मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें जो बार बने होते हैं वो मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं एक साथ एक ईयर में। कंपोनेंट बार डायग्राम, बार एक ही होता है लेकिन उसके कई कंपोनेंट हो जाते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम। पाई डायग्राम एक पाई के फॉर्म में गोल सर्किल की तरह होता है, उसके हिस्से और परसेंटेज फॉर्म में दिखाया जाता है डेटा। फ्रीक्वेंसी डायग्राम हो सकता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम में एक हिस्टोग्राम इस तरीके से होता है जिसमें सीधे रेक्टेंगल्स दिए होते हैं, लगातार लगे होते हैं एक दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो इसमें जो रेक्टेंगल्स बने होते हैं उनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी रेखा खींची जाती है, लाइन खींची जाती है, इस लाइन को ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व, जब यही मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए इन रेक्टेंगल्स के इनको मिलाते हुए फ्री हैंड एक लाइन खींची जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। हो जाए, जब एक कर्व लेस देन या मोर देन के फॉर्म में बनता है तो उसको ओजाइव कहते हैं। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, इसको टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। इसमें जो वेरिएबल होता है वो ईयर्स के हिसाब से दिखाया जाता है और आगे जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाता है तो उसके साथ डेटा लिखा रहता है। इसको अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। ये ऊपर भी आ सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के माप। इसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज का मतलब होता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं उनको कलेक्ट करके और डिवाइड करें उन नंबर से, उनकी वैल्यूज को कलेक्ट करके, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है। इसी को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। जैसे किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स 10 से लेकर 90 थे, हम ये जानना चाहें एवरेज मार्क्स क्या है बच्चों के, तो ये इसके लिए एवरेज निकालना होगा। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिकल एवरेज कई तरीके के हो सकते हैं। मैथमेटिकल होते हैं कुछ पोजिशनल होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज जो होते हैं वो सिंपल हो सकते हैं, वेटेड हो सकते हैं। सिंपल जो होते हैं वो अर्थमेटिक मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन हो सकता है। पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड महत्वपूर्ण है। अर्थमेटिक मीन होता है जब डेटा हमारे पास दिया होता है तो डेटा की वैल्यूज को टोटल करके उनकी संख्या से डिवाइड कर दें तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है। जैसे मान लो एक बच्चे का वजन 50 किलो, दूसरे बच्चे का वजन 60 किलो। अगर हम उनका एवरेज जानना चाहें अर्थमेटिक मीन, तो 50 और 60 को टोटल कर देंगे और ये दो बच्चों का हुआ इसलिए नंबर 2 आ गया। 50 और 60 का टोटल डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज उनका आ जाएगा, एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन 55। ज्योमेट्रिक मीन में मीन निकालने का तरीका होता है एन रूट, एन यानी कि जितने टाइम से जितने हमारे पास अवेलेबल हैं डेटा, और रूट जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में गुना करते हैं, उनका रूट निकाल लेते हैं। और हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका है जितना संख्या होता है एन उसके अपॉन करते हैं और जितने भी हमारे पास वैल्यूज होते हैं उनको 1/x बार प्लस 1/x2 जितनी वैल्यूज उन सबको टोटल कर लेंगे रेसिप्रोकल करके। अब रिलेशन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या होता है? बाय नेचर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। या इनका रिलेशन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है वेटेड मीन। जब मीन में हम वैल्यूज में फ्रीक्वेंसी के साथ वेट को मल्टीप्लाई करें तो वेटेड मीन निकल करके आता है। इसमें सिग्मा वेट इंटू एक्स अपॉन सिग्मा वेट्स, जितने भी वेट्स का टोटल होगा उससे डिवाइड कर देंगे। मीडियन एक मिडिल नंबर होता है किसी सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज में प्लेस की बात होती है इसमें कि मिड प्लेस पे है, इसलिए ये जो एवरेज होता है मीडियन, ये एक प्लेस होता है, प्लेस की तरह होता है जगह पे, यानी कि पोजिशनल एवरेज होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है, अगर जो संख्या है हमारे पास आइटम्स की वो ऑड में है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n+1/2 आइटम। अगर ये इवन में है तो n/2 आइटम प्लस n/2+1 आइटम और डिवाइडेड बाय 2। मोड वो वैल्यू है जो रिपीटेडली किसी सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिवाइज होती है। इसका फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, z बराबर हो सकता है 3m माइनस 2x, यानी कि z बराबर होगा 3 इंटू में मीडियन और माइनस कर देंगे उसमें 2 इंटू में x बार। अब है पार्टीशन वैल्यू। किसी सीरीज के जब कई हम पार्ट बनाएंगे तो उनकी जो वैल्यूज होगी उसको पार्टीशन वैल्यू कहा जाता है।
हम एक सीरीज को हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, 5 हिस्सों में, 100 हिस्सों में बांट सकते हैं। जब 2 हिस्सों में बांटते हैं तो उसका जो मिड वैल्यू आएगी वो मीडियन कहलाता है। मीडियन वही होता है और उसको निकालने का तरीका होता है n+1 अपॉन 2th आइटम। जो मीडियन होगा, मीडियन कौन सा आइटम होगा। क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 4th आइटम। ऐसे ही क्विंटाइल निकालना, ऑक्टाइल निकालना, डिसाइल निकालना, परसेंटाइल निकालना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के मेजर का मतलब होता है कि किसी सीरीज में फैलाव कितना है, ये डिस्पर्सन उस फैलाव को बताता है। यानी कि जो हमारे पास सीरीज के एवरेज होते हैं उनसे बाकी जो कंप्लीट सीरीज का फैलाव कितनी दूर तक है। ये जो डिस्पर्सन के मेजर है एब्सोल्यूट फॉर्म में हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओरिजिनल यूनिट सीरीज में और रिलेटिव का मतलब होता है इन रिलेशन, रेशो में या परसेंटेज। कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स हैं डिस्पर्सन के, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, लॉरेंज कर्व, ये ग्राफिकल मेथड है। इनके जो रिलेटिव मेजर, ये तो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, जो रिलेटिव मेजर हैं वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इनको यहाँ से देखते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है। हमारे पास कोई सीरीज है, अब उसमें रेंज जब देखेंगे तो उसकी जो भी वैल्यू लार्जेस्ट होगी उसमें से स्मॉलेस्ट अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। जैसे किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स 30 से लेकर 90 तक हैं, तो इसकी रेंज होगी 90 माइनस 30, ये रेंज होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 और क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। तो इसको ऑब्टेन किया जाता है एवरेज लेकर के डेविएशंस का। जैसे एवरेज लेंगे डेविएशन का कैसे कि x माइनस एक्स बार, तो डेविएशन निकाल लिया x यानी कि हर एक वैल्यू से, और x बार एवरेज, उसके डेविएशन ले लिया और उनका सिग्मा टोटल कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन डेविएशन आ जाता है। यानी कि पूरी सीरीज का डेविएशन मीन से। कोफिशिएंट ऑफ MD निकालेंगे तो जो मीन डेविएशन निकाला उसको डिवाइड कर देंगे मीन से, ये कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया जाता है स्मॉल सिग्मा से। स्मॉल सिग्मा ये लेटर है, इसको स्मॉल सिग्मा बोलते हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट में एक लेटर है स्मॉल। इसको सबसे पहले सजेस्ट करने वाले थे कार्ल पियर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को 1893 में। इसका मतलब होता है कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट सिग्मा इंटू में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और कोफिशिएंट ऑफ SD निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया डिवाइडेड बाय मीन। अगर वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस बराबर SD का स्क्वायर होगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होगा SD अपॉन मीन इंटू 100। नेक्स्ट है लॉरेंज कर्व। ये एक ग्राफिक मेथड है स्टडी करने का डिस्पर्सन को। जैसे ये जो लाइन है और ये जो कर्व है, ये जितना दूर होता चला जाएगा यानी कि सीरीज का उतना फैलाव ज्यादा होता चला जाएगा। नेक्स्ट है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब जो होता है वर्बल मीनिंग, वो होता है लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री की कमी होना। स्क्यूनेस हमको आइडिया देती है किसी कर्व के शेप के बारे में, उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। इसको हम समझ सकते हैं स्क्यूनेस को कि जैसे अगर कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है जब डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू है वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी हो, मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल हो, x बराबर m बराबर z, या ऐसे लिख सकते हैं Q3 माइनस m बराबर होगा m माइनस
Q1, M मतलब Q2, तो Q3 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q1, मतलब सीरीज में ऐसा गैप है कि हर एक चीज बराबर दूरी पे है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिड पॉइंट है उसके दोनों तरफ जो डेटा का फैलाव होता है वो एकदम बराबर होता है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल या स्क्यूड, जैसे सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है, और एसिमेट्रिकल है तो स्क्यूडनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाएगा एसिमेट्रिकल जब वेरिएबल के वैल्यू अपीयर नहीं होगी रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे और मीन मोड मीडियन बराबर नहीं होंगे। इसमें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये मोड है, मीडियन है और मीन है। यहां से देखेंगे मोड, मीडियन, मीन, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। जब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से होती हैं, x इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन z। और जब सिमेट्रिकल होता है तो इस तरह होता है, इसमें मीन मोड मीडियन तीनों एक ही जगह पर रहते हैं, बराबर रहते हैं। नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन मोड मीडियन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से रहता है, और इसमें x छोटा है m से और m छोटा है z से। ये इसके फॉर्मूले हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस के जो एब्सोल्यूट मेजर हैं वो हैं, इनमें से एक से दूसरे को घटाएंगे तो हमें स्क्यूनेस पता चल जाएगी। मीन में से मीडियन घटा के देख लें, या मीन में से मोड घटा के देख लें, या मीडियन में से मोड घटा के देख लें। ये सब एब्सोल्यूट मेजर है क्योंकि एब्सोल्यूट संख्या हमें मिल रही है। या Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, इस तरह हम एब्सोल्यूट मेजर निकाल सकते हैं। रिलेटिव मेजर निकालेंगे तो कैसे होगा? रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसके लिए कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का तरीका है जे, ये कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट को बताता है। 3 इंटू में x बार माइनस m डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। बाउले का कोफिशिएंट स्क्यूनेस है इस तरीके से, ये बाउले के सूचकांक इसको दिखाता है कोफिशिएंट को, Q3 माइनस m माइनस m माइनस Q1 और Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1। ऐसे ही ये कैली का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो ये फॉर्मूले कम से कम एक दफा देख करके याद रखने चाहिए, कई दफा पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसा है। इनको यूज करना तो रेयर ही कभी पूछा जाएगा, इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल, ये पीजीटी कॉमर्स वालों से नहीं पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूले हमारे ध्यान में रहने चाहिए। कार्टोसिस कंसर्न है फ्लैटनेस से, जैसे इसमें तो हम देख रहे थे डेटा का यहां से सेंटर से फैलाव, झुकाव, ये तो स्क्यूनेस थी, तो ये एक तरफ स्क्यूड हो जाना। और यहां पे हम देख रहे हैं इसका पीक्डनेस या फ्लैटनेस, यानी कि कितना डेटा ऊंचा है या डेटा इस तरीके से है। तो कार्टोसिस जो हमें है वो ये बताती है कि एक जगह डेटा कितना इकट्ठा हो गया है। इसमें 3 तरह के साइज हो सकते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के। जब डेटा यानी कि बीच में ऐसे उठा हुआ दिखाई दे तो इसको लेप्टोकर्टिक कहा जाता है, और जब एकदम चपटा हो इस तरीके से और नीचे तो उसको प्लेटिकर्टिक कहा जाता है, और जब मिड जैसे होता है, बहुत ज्यादा ना होना, ना तो नीचे एकदम फ्लैट भी नहीं है और एकदम लेप्टो भी नहीं है, तो उसको मेसोकर्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो स्टडी करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन एनालिसिस उस रिलेशन को समझने को कहा जाता है। कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है जैसे x और y दो वेरिएबल हैं आपस में, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की एज और उनका वेट, ये हो सकता है, या अन्य कोई भी। तो x जो वेरिएबल है वो 1 2 3 4 5 जैसे बढ़ रहा है, वैसे y जो वेरिएबल है वो भी बढ़ रहा है। मान लो एज के साथ साथ वेट बढ़ रहा है, तो ये क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब वैल्यू नेगेटिवली चलती हो, जैसे x 1 2 3 ये तो बढ़ रहा है x वेरिएबल, लेकिन y वेरिएबल जो है वो घटता जा रहा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा जब कोरिलेशन इस तरीके से होता है कि जो एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है उस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो एक
कांस्टेंट रेट पे आ रहा है चेंज। जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो इधर 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, ये लीनियर कोरिलेशन है। नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है जब बढ़ तो रहा हो लेकिन एक वो कांस्टेंट चेंज ना हो, कभी कम हो जाता है, कभी जाता है। जैसे 1 से 2 3 4 ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वैल्यू दूसरी चेंज हो रही है वो 5 और 3 8 और एक 9 और 3 12, एक 13 और 4 17, 5 22, यानी कि सिमिलरिटी नहीं है, तो नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब मेथड कोरिलेशन को स्टडी करने के, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंकिंग, कॉनकरेंट डेविएशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्कैटर डायग्राम। इसमें क्या है, डायग्राम बना दिया, डॉट 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 लगे रहते हैं। स्कैटर डायग्राम जैसे हमने देखा इनका कोरिलेशन, ये एक एक्स वेरिएबल था, ये वाई वेरिएबल था, और इसमें देखा जब ये इतना था तो ये इतना था, ये इतना था तो इतना था, उनको पॉइंट बना दिए मिलाते मिलाते। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जब इस तरह की शेप आ जाए स्कैटर में, जब इस तरह की शेप आ जाए तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जब इस तरह शेप हो तो पॉजिटिव तो है लेकिन डिग्री कम है, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव। इसमें नेगेटिव है लेकिन डिग्री कम है। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये पॉजिटिव कोरिलेशन की हाई डिग्री को दिखाता है, मतलब बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाता है कि नेगेटिव कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, और नो कोरिलेशन जब इस तरह है। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब पियर्सन का जो कोरिलेशन है कोएफिशिएंट का, वो लाई करता है -1 और +1 के बीच में। ये कई दफे पूछ लिया जाता है, +1 माइनस के बीच में। और इसका फॉर्मूला है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई करेगा +1 और माइनस के बीच में। इसका फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1, या इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये मेथड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड बेस्ड है डेविएशन के साइंस पे, प्लस माइनस पे। ये एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जो होता है वैल्यू का, उसको ध्यान में नहीं रखता, बल्कि इसमें हम पुट करते हैं प्लस का साइन और माइनस का साइन और इक्वल का साइन। डेविएशन जो वैल्यू में होता है टू वेरिएबल्स की में, वो कॉन्करेंट कहलाता है इफ दे हैव द सेम साइन, अगर उनके सेम साइन हो जाए। इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है आर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस ब्रैकेट 2c माइनस n अपॉन n। अब रिग्रेशन, तो कोरिलेशन में तो हम खाली ये जानते हैं कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब साथ जो चेंज जो होता है तो वो एक दिशा में होता है, नेगेटिव दिशा में होता है या नहीं होता है। रिग्रेशन में हम ये देखते हैं उनका फंक्शन, मतलब उनका रिलेशन कितना है। इसमें हम मेजरमेंट देखते हैं कि कितने चेंज से कितना चेंज हो रहा है। अगर पॉजिटिव है कोरिलेशन तो वो रिलेशन है कितना, उसका मेजर करना रिग्रेशन है। इसका मतलब होता है रिटर्निंग टू द एवरेज वैल्यू। ये मैथमेटिकल मेजर है एक्सप्रेस करने का एवरेज रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में। रिग्रेशन एनालिसिस, इसका एम होता है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप सेट करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। इसके लिए हम लाइन ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। इसको दिखाते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे जो b है वो है स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। इसको कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहते हैं y ऑन x। ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू में एक यूनिट चेंज के लिए, कि उससे x जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, उसकी वैल्यू कितनी चेंज होगी। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, इसको लिखने का तरीका होता है by(x), और लाइन ऑफ रिग्रेशन जब बनाएंगे ऑफ x ऑन y की तो इस तरह से बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x एंड y, इसको लिखते हैं इस तरीके से by(x). अब है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर रेफर करता है स्टैटिस्टिकल डिवाइस को जो इंडिकेट करती है रिलेटिव मूवमेंट किसी डेटा में, जब मेजर करना चाहते हैं हम एक्चुअल मूवमेंट्स को, यानी कि जब हम किसी डेटा का कंप्लीट मूवमेंट देखना चाहें तो उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर के टाइप हैं अलग अलग, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर।
प्राइस इंडेक्स नंबर में कीमत के बारे में बात की जाती है, होलसेल प्राइस हो सकते हैं, रिटेल प्राइस हो सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स यानी कि क्वांटिटी चेंज है उसकी बात होती है। वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर में जो स्टडी होती है उसमें टोटल वैल्यू की बात होती है, प्रोडक्शन की, सेल्स की या प्रॉफिट्स की। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के मेथड। तो सबसे पहला और सिंपल तो है सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करता है एग्रीगेट प्राइस करंट ईयर के एक परसेंटेज के तौर पे बेस ईयर के। जैसे इसका फॉर्मूला P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ पे P01 का मतलब है प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का, P0 का मतलब है प्राइस कमोडिटी का बेस ईयर का, और P1 का मतलब है प्राइस कमोडिटी का करंट ईयर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका तरीका होगा, प्राइस 2020 के दे रखे हैं, 21 के दे रखे हैं, ये वेरिएबल्स हैं अलग अलग ABCD पे 100 200 दोनों जो सीरीज उनके वेरिएबल दे रखे हैं, ये अलग अलग ऑप्शन है। टोटल इसका 2020 में प्राइस का 700, 2021 1400। इसको जब कैलकुलेट करेंगे P01 इंडेक्स निकालने के लिए तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह ये 200 आ जाए। नेक्स्ट है वेटेड एग्रीगेट मेथड, इसमें बस वेट जोड़ देते हैं प्राइस में, सिग्मा वेट P1 सिग्मा वेट P0 इंटू 100। वेटेड एग्रीगेट मेथड में एप्रोप्रिएट वेट असाइन कर दिए जाते हैं वैल्यू को उनकी रिलेटिव इंपोर्टेंस दिखाने के लिए। नेक्स्ट है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर मेथड। ये फॉर्मूला है लास्ट ईयर के प्राइस इंडेक्स का, पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स मेथड, पास्ट ईयर के प्राइस इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला। फिशर का प्राइस इंडेक्स, फिशर का जो प्राइस इंडेक्स है इसमें क्या किया जाता है, लास्ट ईयर का और पास्ट ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है उनको आपस में गुना करके उसका रूट निकाल दिया जाता है, मतलब एक तरह से इनकी एवरेज बना दी जाती है। डॉर्बिस बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर, ये डॉर्बिस बाउले मिलकर के जो प्राइस इंडेक्स दिया है उसका फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। नेक्स्ट है कैलीज प्राइस इंडेक्स या फिक्स्ड वेट इंडेक्स, ये फॉर्मूला हो गया प्राइस इंडेक्स कैली का, तो सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q इंटू 100। नेक्स्ट है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज एक अरेंजमेंट है स्टैटिस्टिकल डेटा का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज। कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज के सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म मूवमेंट, और पीरियडिक मूवमेंट या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होना। सीजनल वेरिएबल हो सकते हैं, साइक्लिकल वेरिएबल हो सकते हैं, और रैंडम या इरेगुलर वेरिएशन हो सकता है। सबसे पहले सेकुलर ट्रेंड, जब हम डेटा का चेंज एक कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड में देखते हैं तो उसको सेकुलर ट्रेंड कहते हैं, लंबी अवधि तक चेंज। सीजनल वेरिएंस, जब एक पर्टिकुलर सीजन में चेंज होता हो एक साल से कम की अवधि में, सीजनल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन, जब ऑसिलेटरी मूवमेंट्स किसी टाइम सीरीज में हो रहे हों एक साल से ज्यादा तो साइक्लिकल वेरिएशन। और रैंडम या इरेगुलर वेरिएशन, ये फ्लक्चुएशन पूरी तरह से रैंडम होते हैं और अनफॉर्सीन या अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस है क्या, हिंदी में कहते हैं परिकल्पना या उपकल्पना। जब हम कोई, या प्राकथन कहते हैं, जब हम कोई घटना घटित होने से पहले उसके बारे में अपना अनुमान लगाएं और एक कथन बनाएं तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लियर टेस्टेबल प्रोपोजिशन होती है जिसको हम चेक करके देखते हैं अपनी स्टडी करने के बाद कि एक्चुअल में हमने क्या पाया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। नल हाइपोथेसिस, ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें हम नील से शुरू करते हैं, H0 कहलाता है। इसमें हम ये एज्यूम मानते हैं किसी पैरामीटर के बारे में। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है उसके एकदम अपोजिट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि अगर वैसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर कही जाती है जब हम रिजेक्ट कर दें नल हाइपोथेसिस को
और अगर नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू है तो वो टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, अगर हम एक्सेप्ट कर दें H0 को, जबकि H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, और फॉल्स को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो टाइप 2 है। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये एक डिसीजन मेथड है जो हेल्प करता है वैलिडेट करने में या इनवैलिडेट करने में स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को, कि हमने जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ली हैं उनको चेक करके देखना कि वो वैलिड है या नहीं। अगर सैंपल साइज ज्यादा है, 30 के या बराबर है, तो ऐसे केस में लार्ज सैंपल कहा जाएगा, अगर 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल कहा जाएगा।